नमस्कार। कार्यक्रम रचना में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, चुनौतियां हमारे जीवन का ही अभिन्न भाग है, जिन्हें चाहकर भी हम नकार नहीं पाते। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि हम उन्हें लेते कैसे हैं। डरकर उनसे भाग जाते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, भाग्य को कोसते हैं, सहारों की अपेक्षा करते हैं, अथवा डटकर उनका सामना करते हुए स्वयं को विजेता घोषित करते हैं। देखा जाए तो इन समस्याओं के समाधान भी कहीं ना कहीं उनमें ही नजर आएंगे। मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब इस बारे में फरमाते हैं कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी कि आसान हो गई। कहीं ना कहीं ये पंक्तियाँ हमारे आज के मेहमान पर भी बिल्कुल सटीक बैठती हैं, जिन्होंने कि मुश्किल हालात का सामना ना केवल डटकर किया, बल्कि भीड़ से बिल्कुल अलग चलते हुए स्वयं के लिए एक नया मार्ग बनाया। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कमरपुरी जी का, जो कि बतौर शिक्षक ना केवल समाज में ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं, बल्कि एक लेखक के तौर पर भी अपनी कृतियों से समाज को कृतकृत्य कर रहे हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया सर, आप सुनाइए। बहुत अच्छा सर, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जन्म स्थान से। जी, कहाँ जन्म हुआ और कैसा रहा जो अपने घर का आपका और आसपास का माहौल कैसा रहा आपका? जन्म स्थान जो है मैम वो मेरा खन्ना रहा जी। खन्ना में ही मैं पैदा हुआ, पला बढ़ा और वहीं पे जो मेरी शिक्षा दीक्षा है वो चली साथ साथ। और खन्ना का जो माहौल है मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा साहित्यिक नहीं है, लेकिन माहौल बहुत ज़्यादा साहित्यिक ना होने के बावजूद भी खन्ना ने बहुत बड़े साहित्यकर्मी साहित्य को दिए हैं। डॉक्टर राजेंद्र टोकी उनमें से एक हैं, जिनका मैं शिष्य रहा और जिन्होंने मुझे साहित्य की तरफ मोड़ा भी और मुझे अच्छी दिशा भी दी। परिवार में कोई लिखता था? परिवार में कोई लिखता नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी जो हैं वो वैद्यक की किताबें पढ़ने का शौक रखते हैं। तो किताबों से मेरा जो पहला परिचय हुआ वो पिताजी की वैद्यक की किताबों से था। मैंने उनको 12-12 बजे तक पढ़ते देखा है और फिर सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और फिर से वो पढ़ने लग जाते हैं। किताबों से पहला परिचय तो यहीं से हुआ। तो एक लेखक भी बना जाए, इस बारे में ये ख्याल कैसे आया? ये कभी मन में नहीं था कि मैं लेखक बनना चाहता हूँ। ऐसे था कि जब 8वीं या 10वीं में था तो हमारे यहाँ पे मेरे समय में एक कॉमिक बुक्स आया करती थी, राज कॉमिक्स जी। तो उस समय बच्चों को पढ़ने का शौक हुआ करता था राज कॉमिक्स, तो जाहिर सी बात है कि मुझे भी ये शौक चल रहा गया। और क्योंकि उसमें कल्पनाशीलता की प्रधानता होती है तो मन ने अपने आप कल्पनाएं करनी शुरू कर दी। और एक दिन शायद रहा होगा कि मेरे मन में एक करैक्टर आया, तो मैंने उसके बारे में सोचा, लेकिन वो सिर्फ सोच तक सीमित रह गया। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा बहुत आगे बढ़ते गए तो एक करैक्टर के बारे में जैसे कहानी सुनानी शुरू कर दी बच्चों को, तो उससे लगा कि कुछ बन सकता है, कुछ क्रिएट हो सकता है। अच्छा। तो उससे जो क्रिएटिविटी थी वो तो जन्म ले गई, लेकिन अभी उसमें कोई दिशा नहीं थी। ये बात दिक्कत है। ठीक है जी। तो ये दिशा जो ज्ञान है जी, ये किसने दिया आपको? किताबों का ही नाम लूंगा। मेरे घर में कहीं से मेरे हाथ में प्रेमचंद का एक उपन्यास गबन करके है, वो मेरे हाथ में लग गया। जब मैं उसको पढ़ने के लिए बैठा तो एक बैठक में 6-7 घंटे में मैं वो पढ़ गया जी। तो मेरे मन में ये आया कि अगर ये ऐसा उपन्यास, ये ऐसी किताब है तो इसके जैसी और भी होंगी। तो सायास वो ढूंढनी शुरू कर दी। कुछ कहानियां मिल गई प्रेमचंद की, उनको पढ़ लिया। फिर कुछ रसाले थे, वहाँ से ढूंढ कर कहानियां पढ़ी। तो इस तरह से पढ़ने का जो शौक था वो फूलने लग गया। ठीक है जी। वो लेखन की ओर आपको धीरे धीरे ले गया। लेखन की ओर, जिसे शौकिया लेखन कहा जाए, तो वो फिर अखबारों में गज़लें देखी जी। तो ये लगा कि यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसमें इतना कुछ कहा जा सकता है।
टेढ़ी सीधी लाइनें बनानी शुरू कर दी। मतलब निकलता था या नहीं निकलता था, तब इसकी कोई समझ नहीं थी। लेकिन 11वीं 12वीं तक इतनी गज़लें पढ़ ली थी अखबारों में, तो ये समझ में आने लग गया था कि गज़ल कोई चीज़ होती है, इसमें कुछ मिसरे होते हैं, 2 मिसरों से एक शेर बनता है, ये अपने आप समझ में आने लग गया था। लेकिन कॉलेज में पहुंचकर डॉक्टर राजेंद्र टोकी से परिचय हुआ, तो मुझे याद है वो कि उन्होंने मुझे ये कहा था कि भाई तुम मिसरे तो अच्छे लिखते हो, एक मिसरे से दूसरे मिसरे में छलांग भी बढ़िया लगाते हो, लेकिन छंद का ज्ञान तुम्हें नहीं है। मेरे लिए ये बड़ा धक्का था, और सच कहूँ तो 3 से 4 महीने तक तो मैं ये सोचने में मेरे निकल गए कि अब छंद क्या होता है। तो मैं टोकी सर के पास दोबारा से गया कि सर आपने ये तो कह दिया था कि छंद का ज्ञान नहीं है, अब बता भी दीजिए। तो उन्होंने छंद से पहला परिचय रूस से, बहर से मेरा करवाया, और तब जाकर ये पता लगा कि गज़ल कैसी होती है, कैसी लिखनी चाहिए, और जो इसके टेक्निकलिटीज़ हैं वो सारा कुछ। बिल्कुल, इसको एक खास विधा से लिखा जाता है। जी। और कितना अंतर देखते हैं आप, अगर देखा जाए आरंभिक काल में जो गज़ल थी, लिखने का स्टाइल था, और आज जो लिखी जा रही है गज़ल, कितना अंतर देखते हैं इसमें? बहुत अधिक बड़ा अंतर है। शुरू की गज़लें, जैसे हम अगर आरंभिक काल की बात करें, जैसे गालिब की गज़लें हैं, मीर की गज़लें हैं जी, तो इन पे अरबी और फारसी का प्रभाव है, जो वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा जी। लेकिन ये इसलिए है क्योंकि अरबी, फारसी और उर्दू उस समय की प्रचलित भाषाएं थीं। आज अगर आप भारतीय गज़ल देखें तो इस पर हिंदी का प्रभाव जो है वो कुछ ज़्यादा हो गया है, और अरबी फारसी के जो शब्द हैं वो बहुत कम हो गए हैं। और दूसरा, आजकल की जो गज़ल कहने की विधा है, जो स्टाइल है, उसमें आम बोलचाल के शब्द जो हैं वो ज़्यादा प्रचलन में आ गए हैं जी। एक दौर आया था जिसमें कि ये माना जा रहा था जो गज़ल है कहीं आलोप ना हो जाए, लेकिन आज हम देखें दौर, तो इसमें काफ़ी अंतर आया है। इस ओर लोगों का रुझान धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये भी है कि भाषा सरल हुई है और सहज रूप में लोग उसे स्वीकार कर पा रहे हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। भाषा जो है वो मुश्किल से आसानी तक का सफ़र तय करती है ऑलवेज। पहले किसी भी पाठक को या किसी भी लेखक को मुश्किल भाषा आकर्षित करती है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये सरलता की ओर जाने लगती है। आज की जो गज़ल है, इस लिहाज से, या कविता है, खुली कविता है, ब्लैक वर्स है, वो सारा आसान हो गया है जी। लेकिन जो सोशल मीडिया है जी, उसने गज़ल के लेखकों को और पाठकों को बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाया है जी। लेकिन जितनी मात्रा में लेखक बढ़े हैं उस अनुपात में पाठक नहीं बढ़े हैं। हाँ, अब पाठक पैदा नहीं होते, सीधा ही लेखक या कवि पैदा हो जाता है। बिल्कुल। और अगर आप ध्यान से देखें तो सोशल मीडिया में कभी कभी तो ये लगता है कि एक ही तरह की भाषा, एक ही तरह का काव्य, एक ही तरह की गज़ल, एक ही आदमी अलग अलग नाम लेकर लिख रहा है। ये इसीलिए है क्योंकि नई किताबें नहीं पढ़ी जा रही हैं, पुरानी किताबें नहीं पढ़ी जा रही हैं। जो परंपरा है गज़ल की या कविता की, उससे वाकिफ नहीं होना चाहते हैं, सीधा लेखकीय कर्म में चाहते हैं कि हम चले जाएं और प्रसिद्धि मिल जाए। आपने बच्चों को आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, है ना, और आपने दोनों साहित्य, इंग्लिश और हिंदी, दोनों में आपने मास्टर्स की है जी। तो ये चयन आपने इंग्लिश का क्यों किया कि बच्चों को जो ज्ञान का प्रसार है वो क्यों इंग्लिश भाषा को हिंदी की बजाय? इसका जो जवाब है वो थोड़ा आई वुड से कि थोड़ा फनी है, लेकिन परिस्थितियों से भी निकला था ये जो चयन है। जब मैंने अपनी शिक्षा पूरी की तो उस वक्त जो मेरे माता जी थे वो बीमार थे। बीमारी ऐसी थी कि वो बहुत ज़्यादा पैसे जो था वो खा रही थी, तो पैसों की ज़रूरत थी। और सीधी सी बात यह है कि हिंदी के स्टूडेंट्स इतनी जल्दी नहीं मिलते हैं पंजाब में जितनी जल्दी अंग्रेज़ी के मिल जाते हैं। तो भाषा पर मेरा अधिकार था ही, तो मैंने इंग्लिश पढ़ानी शुरू कर दी। स्टूडेंट्स भी आते गए और थोड़ी कमाई भी होती चली गई। तो इस तरह से जो कमाने की जो भाषा थी, जो पढ़ाने की भाषा थी, वो इंग्लिश हो गई, लेकिन लिखने और सोचने की भाषा जो है वो हिंदी और उर्दू ही रही जी। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि इंग्लिश में भी लेखन कार्य था जो जी वो शुरू हो गया। जी जी जी, जी, जी। पहली किताब आपकी कौन सी आई?
मेरी पहली जो किताब थी वो थी गज़लों और नज़मों की एक संकलित किताब थी, इकट्ठी किताब थी, कितने रंग उसके हैं। लगभग 2011 में ये आई थी जी। और मेरी पहली सारी गज़लें और नज़में लगभग इसमें हैं। हाँ, शुरुआत वहाँ से हुई जी, शुरुआत तो शुरुआत वहाँ से हुई है। तो एक गज़ल हम भी सुनना चाहेंगे। आपको एक गज़ल सुना रहा हूँ जो मेरे शुरुआती दिनों की है जी। मतला अर्ज़ है जी। आंखों में जो डूब रहे हैं सब अपने महबूब रहे हैं। आंखों में जो डूब रहे हैं सब अपने महबूब रहे हैं। तुझको इतना जान लिया है तेरे इश्क से ऊब रहे हैं। जो सागर में तैर रहे थे, क्या बात, जो सागर में तैर रहे थे वो दरिया में डूब रहे हैं। जंगली फूलों से मत पूछो, जंगली फूलों से मत पूछो वो किनके महबूब रहे हैं जी। दिन के हम बर्बाद हुए हैं, दिन के हम बर्बाद हुए हैं, रातों के तो खूब रहे हैं। तेरा जादू टूट रहा है, नदियां में कंकर डूब रहे हैं। वाह, क्या बात। आंखों में जो डूब रहे हैं सब अपने महबूब रहे हैं। बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी सर, एक बात कहीं ना कहीं ये भी मन में आती है कि जैसे क्या होता है कि हमने 2 मास्टर मतलब आपने डिग्री प्राप्त कर ली, उसके बाद बीएड भी आपने किया, तो हमारी प्राथमिकता ये रहती है कि किसी अच्छे संस्थान में हमें जो बतौर शिक्षक नौकरी मिल जाए और जीवन यापन बड़ी आसानी से हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपको ये मलाल तो नहीं होता कि मैंने ऐसा ना कर कर निजी स्तर पर पढ़ाना है, उसका चयन किया? नहीं, मुझे ये मलाल कभी नहीं हुआ और मैं ये कह सकता हूँ कि ये मलाल कभी होगा भी नहीं। पढ़ाई जो थी उसने मुझे कभी शैक्षणिक संस्थाओं से टूटने ही नहीं दिया जी। हम ज़्यादातर संस्थाओं में क्यों जाना चाहते हैं? नेम और फेम के लिए जी। लेकिन अगर हम निस्वार्थ होकर काम कर रहे हैं, अगर हम काम कर रहे हैं तो वो नेम और फेम आपके पास चलकर आ जाता है। मैं कहना चाहूँगा कि वो हमारे पास भी आया, मेरे पास आया, सरमाया के बाकी साथियों के पास आया। मैं आज ये कह सकता हूँ कि लोग हमें सरमाया के नाम से जानते हैं। हमें हमारे नामों से व्यक्तिगत पहचान भी मिली हुई है और एज ए टीचर एक पहचान हमारी है। निजी संस्थाएं अगर आप ध्यान से पढ़ा रहे हैं, अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आपको पहचान दिलवाती हैं। बिल्कुल। और सर, जैसे कि टोकी सर आपने बताया कि आपकी प्रेरणा रहे, आपके पथ प्रदर्शक भी बने, उन्होंने बहुत आपकी इस मामले में मदद की कि कैसे लिखी जाती है गज़ल वगैरह। तो क्या आपसे जुड़े हुए जो शिष्य हैं, आपके आपसे पढ़ रहे हैं, कोई शिष्य हैं, आप उनके लिए भी प्रेरणा बने हैं लेखक के तौर पर, उनके आदर्श बने हैं और उन्हें दिशा ज्ञान देने में भी आपका हाथ रहा हो? ऐसे है मैम, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं किसी का आदर्श बना हूँ या बन सकता हूँ। इतनी सामर्थ्य मुझे नहीं लगता कि मुझ में है या कभी होगी। हाँ, बच्चे मेरे पास आते रहे हैं, मेरे पास उन्होंने गज़ल का अनुशासन सीखा है, अरूज का ज्ञान उन्होंने लिया है। इस सिलसिले में मैं नेहा का नाम लेना चाहूँगा जी। नेहा के हाथ मेरी पहली किताब लग गई तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया जी। मुझे बधाई दी और बताया कि सर मुझे आपकी नज़में और गज़लें दोनों अच्छी लगी। तो ये पहला परिचय था। करीबन 2 महीने के बाद नेहा का फिर से फ़ोन आया, सर आप मुझे बताएंगे कविता क्या होती है और गज़ल क्या होती है? मेरा जवाब ये था कि बेटा ये बताने वाली बात नहीं है, ये कुछ समझने वाली बात है। तो वो बोलती है कि सर मुझे पता है कविता है, मुझे पता है गज़ल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे जो इसकी बारीकियां हैं वो आप सिखा दें। अच्छा, एक कह सकते हैं कि सौभाग्य भी मानते हैं आप इसे? जी, खुशी होती है खुशी होती मैं यहाँ पे बैठ के किसी वहाँ पे बैठी हुई लड़की को प्रभावित कर रहा हूँ और वो मुझे अपना गुरु मान रही है, बिल्कुल, तो अच्छा तो लगता है जी। जी, अन्य शिष्यों पे भी प्रभाव रहता होगा कि सर हमें पढ़ाते भी हैं और लिख भी रहे हैं। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं ये बात भी तो आती है। जब बच्चों को एक्चुअली किताबें ये बहुत कम हो गया कि बच्चे किसी लेखक को देखें, तो जब वो छोटे लेखक को भी देखते हैं ना तो वो हैरानी मानते हैं। अच्छा सर आपने किताब लिखी हुई है? अच्छा सर किताब कैसे लिखते हैं? अच्छा सर किताब लिखने के लिए क्या कोई लाइसेंस होता है? ये चीज़ें हैरानी भी करती हैं, खुशी भी देती हैं, लेकिन शौक भी मन में पैदा होता है कि बच्चों को ये भी नहीं पता है कि किताबें लिखी जा सकती हैं और इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, प्रतिभा की ज़रूरत होती है। उनका बहुत बचपन है ना, वो नहीं जानते, लेकिन उत्कंठा जो बराबर बनी रहती है। बिल्कुल। तो सर जैसे बच्चे हैं
आजकल उनके पास इतना समय नहीं है अब, क्योंकि बहुत बोझ है पढ़ाई का देखा जाए तो। शिक्षा का इतना उनके ऊपर बोझ रहता है कि वो एक्स्ट्रा जो किताबें पढ़ी जाती थी, जैसे आपने बताया कि बचपन में पढ़ी हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो दे पाएँ पुस्तकों के लिए। तो उनको साहित्य से जोड़ना क्यों आवश्यक है और कैसे जोड़ा जा सकता है? पहली बात तो ये है कि मैम, जो समाज साहित्य से नहीं जुड़ा होता वो अपनी सांस्कृतिक पहचान से नहीं जुड़ा होता। बिल्कुल, ये पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि हमने स्कूलों में और कॉलेजेस में हमने भाषा पढ़ाने का चलन जो है वो जानबूझकर कम कर दिया है, ताकि जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जा सकें। अब कोर सब्जेक्ट्स की एजुकेशन ने रोजगार की संभावनाएं तो ज़्यादा बना दी हैं, लेकिन अपनी पहचान जो है वो हम खोते जा रहे हैं जी। हम बहुत से बच्चों को अब ये नहीं पता लगता कि अपनी बात कैसे कहनी है, किस तरह से बढ़िया ढंग से कहनी है कि सामने वाले के साथ कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे ढंग से चल सके। तो इसके लिए मुझे ये लगता है कि एक तो भाषा पढ़ाई ही जानी चाहिए, और दूसरा जो प्राथमिक कक्षाएं हैं उसमें कहानियां लगनी चाहिए और बच्चों को ये प्रेरित किया जाए कि वो कहानियां पढ़ें, और कल्पना की कहानियां होनी चाहिए जो बच्चों को बांध कर रख सके जी। तो बच्चे कल्पना में जीते हैं। मतलब कि रीडिंग जो हैबिट है, रोज पढ़ना, नियमित रूप से पढ़ा जाए तो कहीं ना कहीं उनका जो उच्चारण है वो भी सुधार होता है और भाषा का भी ज्ञान बढ़ता है। जी बिल्कुल, ये दोनों चीजें होती हैं जी। आजकल क्या हो रहा है सर, एक अन्य बात देखी आ रही है कि खिचड़ी भाषा बन रही है जिसे इंग्लिश का नाम दिया जाता है, कि जिसमें वो मिक्स हो रहे हैं इंग्लिश के और हिंदी के शब्द हो रहे हैं। तो क्या इसका प्रभाव देखा जाए सकारात्मक है या नकारात्मक, क्या प्रभाव पड़ रहा है? मैम, इसके लिए हमें देखना होगा कि भाषाएं काम कैसे करती हैं जी। भाषाएं मैम, एक तो ये है कि भाषाएं लचीली होती हैं, जैसे हिंदी बहुत लचीली है, तो अन्य भाषाओं के जो शब्द हैं ये आसानी से इसमें आ जाते हैं, ये ग्रहण कर लेती है। और बहुत से हमें तो ये भी नहीं पता होता कि जब हम अलमारी बोलते हैं तो ये किस भाषा का शब्द है। जैसे खंजर है, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, रिक्शा जो है ये चाइनीज का शब्द है, तो हमें ये भी नहीं पता होता। लेकिन इससे क्या होता है, भाषा जो है वो समृद्ध होती चली जाती है। अब आपकी बात पे आते हैं, इंग्लिश पे। तो ये भाषा का एक भ्रष्ट रूप है। इसका मतलब ये, जब आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ना तो आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, ना आपको हिंदी अच्छे से आती है, और आप अपनी बात को कहने के लिए दो अलग अलग भाषाओं का सहारा ले रहे हैं। भाषा में किसी दूसरे भाषा का शब्द बरत लेना एक अलग बात है, और अपनी भाषा का शब्द ना आने के बाद दूसरी भाषा का शब्द ढूंढना ये अलग बात है। ये भाषा का भ्रष्ट होना है जी। और इस पर रोक लगनी चाहिए, बच्चों को समझाया जाना चाहिए कि एक भाषा बोलिए, पहले एक पर अपना जो है अख्तियार हासिल करें, फिर दूसरी भाषा की ओर जाएं। ठीक है सर, हम संक्षेप में बात करेंगे। आपने आलोचना भी की है और अनुवाद भी किया है, तो संक्षेप में हमें बताइए इसके बारे में, इस कार्य के बारे में। डॉक्टर मुदस्सिर बशीर हैं, उनका एक नावल है कौन, नॉवलेट है, तो मैंने उसका हिंदी में अनुवाद किया है पंजाबी से जी। तो और दूसरा जो आलोचना है वो साथ साथ चलती जा रही है जी। हमारे शैक्षणिक संस्थाओं में हिंदी को एक मानक रूप देने के लिए किताब लिखी गई है, ताकि एक से शब्द वहाँ पे यूज हो सके और एक से उनकी वर्तनी रह सके। तो ये जो है वो मेरा काम है जी जी। हाँ, बहुत कम समय रह गया हमारे पास जी 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 बात करने के लिए, तो एक कविता छोटी सी अगर है तो वो हम सुनना चाहेंगे जाते जाते। जी 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 जरूर। कविता है, शीर्षक है उसका पुराने मंदिर की बूढ़ी मूर्ति का देवता। तुम कहोगे तो मैं लौट जाऊंगा, हवाओं में घुला अपना प्रेम अपनी सारी अनुनय छान कर। तुम कहोगे तो समेट कर तमाम अपनी नज़में, गीत और कसीदे जा रहूंगा पुराने उसी मंदिर की बूढ़ी मूर्ति में। लोगों को वरदान बांटता रहूंगा, किसी लम्हा उठ जाऊंगा, किसी लम्हा सो रहा करूंगा। तुम कहोगे तो मैं लौट जाऊंगा। सर, भविष्य की क्या योजनाएं हैं? योजनाएं तो ऐसे है कि
शिक्षण संस्थान जो है वो अच्छा चल रहा है और मैं चाहूँगा कि इसे बढ़ाया जाए और साहित्य लिखता पढ़ता रहूँ। अनुवाद में मैं और काम करना चाहूँगा। ऐसे बहुत से नॉवेल मेरी लिस्ट में है जिनका अनुवाद मैं करना चाहूँगा, दोबारा से करना चाहूँगा। तो ये अभी तो मेरी योजनाएं हैं जी। और इंग्लिश में आपने एक बुक आपकी आई है जी। और अन्य पुस्तक भी लिख रहे हैं कोई? मून एंड अदर पोएम्स जी हाँ। इंग्लिश में जो कविता है वो साथ साथ चल रही है, तो लेकिन इंग्लिश में जो है वो कविता में ही मेरा हाथ जो है वो ज़्यादा सरलता से पहुंचता है, लेकिन हिंदी और उर्दू में जो गद्य है समान रूप से मैं उस पर अधिकार रखता हूँ। जी जी जी। क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? पढ़िए, पाठक बनिए, लेखक बनने की जल्दी मत कीजिए। बिल्कुल। जब तक आप अच्छे पाठक नहीं हैं तब तक आप अच्छे लेखक नहीं बन सकते हैं। तो पहले पढ़िए, अपने जीवन के पहले 5 साल कम से कम पढ़ने में लगाइए। जैसे कि हरिवंश राय बच्चन ने कहा था कि अगर अच्छा शेर लिखना चाहते हैं तो कम से कम 5000 शेर आपको याद होने चाहिए। जी 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 हाँ जी। और सर, समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे साहित्य के बारे में? यही है कि बच्चों को पढ़ने से मत रोकिए। ये नहीं है कि अगर वो साइंस से उनको रोजगार मिलेगा, मैथ से उनको रोजगार मिलेगा, कंप्यूटर से उनको रोजगार मिलेगा। रोजगार तो मिल जाएगा, लेकिन जीवन जीने की समझ, जीवन जीने के तर्क और जीवन कैसे जीना है इसकी समझ साहित्य से आएगी। जी जी। इसकी समझ भाषाओं से आएगी। तो प्रेरित करते रहिए और उनको बताइए कि कुछ समय निकालिए, बात कीजिए, पढ़िए, पुस्तकें पढ़िए, लेकिन ये काम चलता रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल सर। ज्ञान और अनुभव बांटने से ये बढ़ता ही चला जाता है। जी जी। और समूचे समाज को आलोकित करता है, वैश्विक स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। सर, आपसे बहुत सी बातचीत हमारी हुई है, हमने बहुत सी बातें की और आपके अनुभव और ज्ञान जो है इससे लोग अवश्य लाभ उठाएंगे, विशेषकर हमारा युवा वर्ग। आप यहाँ आए समय निकाल कर और हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें की हमारे साथ, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आमंत्रण के लिए धन्यवाद जी। थैंक यू मैम।